नमस्कार, आपका स्वागत है गुलिस्तान न्यूज पर और मैं हूं निशांत राय। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि तीसरा मोर्चा। दरअसल भारतीय राजनीति में जिस तरीके से प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है, ऐसे में एक बार फिर तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट उठ रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बीजेपी को पश्चिम बंगाल में हराया है, उसके बाद से वो काफी उत्साहित नजर आ रही हैं और उनके प्रमुख रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद शरद पवार ने कुछ राजनीतिक दलों के साथ आज शाम 4 बजे एक बैठक बुलाई है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि तीसरे मोर्चे को लेकर विचार किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले ही प्रशांत किशोर का एक बयान आ गया है कि तीसरे मोर्चे को सीधे तौर पर बीजेपी से टक्कर लेना काफी मुश्किल है और तीसरा मोर्चा बीजेपी को नहीं हरा सकता है। लेकिन फिर भी इस तरीके की बैठक बुलाई गई है तो जाहिर सी बात है कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। क्या अभी से ही 2024 की एक तरीके से विपक्ष मिलकर तैयारी कर रहा है और उसमें कांग्रेस को कहीं भी जगह नहीं है? क्या कांग्रेस को अपने लिए अभी आत्ममंथन की जरूरत है, क्योंकि सारा विपक्ष एक तरह से कांग्रेस को पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल बीजेपी से सीधे सीधे दो हाथ कर रहे हैं, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस केवल ट्वीट और तमाम बातों और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निर्भर नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मोर्चे पर वाकई तीसरा मोर्चा रहेगा? और इसी कड़ी में इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जयराम विप्लव मौजूद हैं। जयराम जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती तीसरा मोर्चा दे पाएगा? धन्यवाद निशांत। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। हम अक्सर तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट चुनाव के पहले सुनते। आपने पीछे भी देखा, तरह तरह के प्रयोग हुए हैं। आज इसको तीसरा मोर्चा कहा जा रहा है। कुछ दिनों पहले तक ये महागठबंधन नाम का एक शिगुफा देश भर में चला और उसका असर भी आपने देखा है, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव या बंगाल के चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से मीडिया में अभी चर्चा है कि ममता बनर्जी सिंहासन पर आ रही है, ममता बनर्जी दिल्ली कूच कर रही है और उन्होंने महान रणनीतिकार को भेजा है इस पूरे चक्रव्यूह को बनाने के लिए। तो उनको याद दिलाना आवश्यक है कि 2024 की लड़ाई अभी दूर है। ये 21 की लड़ाई थी और 21 की लड़ाई में जनता ने राज्य के शासन ममता को जरूर चुना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत विपक्ष के रूप में बंगाल में उभर करके। लेकिन जयराम जी, सवाल यही है कि ममता बनर्जी के जो रणनीतिकार हैं वो कभी नरेंद्र मोदी के साथ ही थे। आज जिस मंच के दौरान मंच पर बैठक होनी है, जिसको राष्ट्रीय मंच, इसको भी यशवंत सिन्हा ने बनाया है। यानी कि कहीं ना कहीं आज की जो अहम चर्चा है वो दो आपके ऐसे साथी रहे हैं जो अब आपके खिलाफ खड़े हैं। देखिए, ये तो राजनीति में स्वाभाविक सी बात है। जो लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कभी यहाँ कभी वहां जाते ही रहते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी बंगाल ने 18 सीटें लोकसभा में हमको दी थी। यानी लोकसभा चुनाव में जब आप देखते हैं तो जनता का जो मन होता है, मिजाज होता है, वो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बातों को लेकर के वो सरकार को चुनती है। पूरे देश के हित को ध्यान में रख करके जनता वोट करती है और सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने अभी कोई भी ऐसा वैकल्पिक चेहरा नहीं है जो उनसे ज्यादा ईमानदार हो, जो उनसे ज्यादा पारदर्शी हो, जो उनसे ज्यादा राष्ट्रीय हितों को लेकर के काम कर रहा हो। और एक ऐसा नेतृत्व हमारे पास है जो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता की चरम को छू रहा है। हाल ही में आपने देखा, ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग की बात अगर हम करें तो 66% लोगों की मत लेकर के नरेंद्र मोदी जी को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में दर्शाया गया। ग्लोबल रेटिंग की अगर बात की जाए तो ग्लोबल अखबारों की भी बात की जानी चाहिए और जिस तरीके से सेकंड वेव में प्रधानमंत्री पर सवाल उठे उसे भी आपको स्वीकार करना चाहिए। खासकर पूरी तरीके से जो कोरोना मैनेजमेंट में केंद्र से राज्य सरकार सभी पूरी तरीके से फेल नजर आई थी। मुझे लगता है इसको दूसरे तरीके से भी देखना चाहिए। निशांत जी, आपका नजरिया मैं उसका सम्मान करता हूं और तमाम आलोचनाओं की भी हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन एक नजरिया ये भी है कि देखिए, जिस प्रकार से ये दूसरी लहर आई और दुनिया के तमाम बड़े बड़े ताकतवर देश जिनकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की टूटी बोलती थी, जिसका उदाहरण दिया जाता था, वो तमाम देश भी
इसको बहुत अच्छे से सक्षम रूप में इसको मैनेजमेंट नहीं कर सके। लेकिन भारत जैसे देश में जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, उसमें हमारी सरकारों ने प्रयास किया, हमारे चिकित्सा कर्मियों ने प्रयास किया और तमाम लोगों के प्रयास से बहुत ही जल्द हमने इस सारी विकट परिस्थितियों पर काबू पाया है। और अब तैयारी चल रही है कि आने वाले समय में हमारे देश में फिर से वैसे हालात नहीं बन पाए। देखिए इस बिल्कुल बिल्कुल जयराम जी, आज राहुल गांधी ने भी बिल्कुल आज राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाए, लेकिन हमारे साथ अब कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव जैन जुड़ चुके हैं। गौरव भाई, सीधा सवाल, आखिर कांग्रेस को पहले कांग्रेस के ही नेता नकार रहे थे, अब विपक्ष भी धीरे धीरे नकारता हुआ नजर आ रहा है। आज जब एक बैठक बुलाई गई है जिसमें केंद्र सरकार को घेरने की, मोदी सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है, वहां पर कांग्रेस का किसी भी नुमाइंदे को आमंत्रित नहीं किया गया है, क्यों? देखिए, मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि ये बैठक क्या है। 2018 में शरद पवार जी ने एक राष्ट्रीय मंच बनाया था जिसमें अलग अलग जो 2018 में यशवंत जी ने बनाया था, शरद जी ने नहीं। जी, यशवंत जी ने, मेरी जबान फिसल गई। आप देखिए, आप बोल रहे हो उसमें कांग्रेस का कोई भी नहीं है, तो अगर आप अभी मीटिंग की लिस्ट निकाल दीजिए तो उसमें केटीएस तुलसी जी भी बैठे हैं। उसके केटीएस तुलसी जी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद से। उसके अलावा आप जो बोल रहे हैं कि सारे राजनीतिक लोगों को बुलाया गया, तो उसमें सिर्फ राजनीतिक लोग नहीं है, उसमें जावेद अख्तर भी हैं, उसमें पवन वर्मा जी हैं जिन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। तो ये एक राष्ट्रीय मंच है, विचार साझा करने के लिए मंच है। और उसमें शरद पवार जी ने जब खुद ही क्लैरिफाई कर दिया कि ये थर्ड फ्रंट की कोई मीटिंग नहीं है, फोर्थ फ्रंट की कोई मीटिंग नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने कल ही वक्तव्य दिया था कि यहाँ पर कोई थर्ड फ्रंट से कुछ बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। गौरव जी, राजनीति आप भी समझते हैं, राजनीति हम भी समझते हैं। सीधे तौर पर इस तरीके की बैठक बुलाई जाए और आप सारे वो नाम ले रहे हैं जो कि मोदी सरकार के घोर विरोधी रहे हैं, आखिर इनको क्यों इकट्ठा किया जा रहा है और इतने पहले चुनाव से? सरकार की जी देखिए, मोदी सरकार के विरोधी रहे हैं या मोदी सरकार के साथ में रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन ये जो कि मीटिंग की बात हुई है, ये इसके लिए मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि केटीएस तुलसी जी भी है, क्या वो कांग्रेस का, आप उन्हें भाग नहीं मानते? क्या वो राज्यसभा के सांसद नहीं है कांग्रेस से? तो ये बातें तो पूरी तरीके से मतलब भ्रम फैलाने वाली है कि वो थर्ड फ्रंट की है। उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं, बाकी सारे लोग भी हैं, तमाम लॉयर हैं, तमाम एक्टिविस्ट हैं। कांग्रेस का नेतृत्व तो नहीं करते ना। अगर कांग्रेस को रखना था तो आपके राष्ट्रीय नेतृत्व को सूचना देनी चाहिए थी ना। एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, आपके किसी राष्ट्रीय महासचिव को जाना चाहिए था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कम से कम इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी, या संगठन से जुड़ा कोई और अन्य व्यक्ति जाता तो हम कह सकते थे कि कांग्रेस को बुलाया है। जी देखिए, निजी कार्यक्रमों में आप किसी से बोल तो सकते नहीं है। निजी कार्यक्रम में अगर कोई एक मंच है जहाँ पर सारे विद्वान लोग इकट्ठे हो रहे हैं और जहाँ पे तमाम लोग आते हैं जो अपनी अपनी उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी फील्ड के हिसाब से रखते हैं। केटीएस तुलसी जी लीगल पक्ष रखने के लिए गए, जो अपने यशवंत सिन्हा जी हैं, उन्होंने एक तरीके से जो नौकरशाहों का जो रुख होता था पुराने, चूंकि वो नौकरशाह रह चुके, उन्होंने बताया कि कैसे क्या करना है। तो हर व्यक्ति ने अपनी अपनी वहां पर राय देने के लिए गया है। बिल्कुल, बिल्कुल हर व्यक्ति अपनी राय दे रहा है। सुमित जी जो टीएमसी से हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित जी आपसे सवाल है कि ममता बनर्जी ने बंगाल तो फतेह कर ली है, लेकिन अब ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रही हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर घूम घूम कर राजनीतिक दलों के साथ मिल रहे हैं, क्या दिल्ली कूच करने की प्लानिंग है? प्रशांत भाई, हमारी माननीय ममता दीदी तो पहले ही चुनाव के दौरान ही कह चुकी हैं कि 2024 में माननीय ममता दीदी बनारस से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने तैयारी चालू कर दी है। मोदी जी को ललकार भी दी है कि आप अपनी जगह बदल दीजिए, आप गुजरात से लड़िए वापस, बनारस में आपकी जगह नहीं है। जिस तरीके से आज हालात बने हुए देखे देश के अंदर, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल के दाम हो चुके हैं, तो जनता त्रस्त है इस समय और एक अच्छा विकल्प चाह रही है 2024 से पहले कि कोई जना चेहरा उन्हें मिले। चेहरा मिल गया है माननीय ममता दीदी, जिस चेहरा ममता दीदी हैं, बैठक शरद पवार बुला रहे हैं। नहीं, शरद पवार, अरे शरद पवार जी का तो बैठक हो रही है ना, सबको एकजुट करा जा रहा है, एकजुट करके ही लड़ाई लड़ी जाएगी। तो आप कह रहे हैं तीसरे मोर्चे की तैयारी है ये? जी, हमारे प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं हमारे प्रशांत किशोर। जयराम जी पीएम को सीधा बोला गया है बनारस की सीट छोड़ दें, किस तरीके से? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि जीत के बाद लोगों में एक लचीलापन आता है। लोग जीतने के बाद कहते हैं ना, फलदार वृक्ष ज्यादा झुक जाता है। लेकिन बंगाल में देखा गया कि जीतने के बाद विपक्ष के राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को ढूंढ कर मारा गया। महिलाओं के साथ बलात्कार और हिंसा जैसी
असंवेदनशील स्थिति उत्पन्न हुई है। और अभी बीच में मत बोलिए प्लीज। अभी सुप्रीम कोर्ट को आज की न्यूज है निशांत जी, सुप्रीम कोर्ट को ममता दीदी हाथ जोड़ के कह रही है कि आप जांच का आदेश मत दीजिए, हम जांच कर लेंगे। यानी ये स्थिति है जो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे, जिनसे संघीय ढांचे का बार बार उल्लंघन हो जाता है। लेकिन जयराम जी आपके भी तो जयराम जी हालांकि डिबेट का मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे सवाल कि आपके नेता भी तो बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। मुकुल रॉय छोड़कर चले गए, जिनके दम पर आपने पश्चिम बंगाल में लोकसभा और फिर इसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ा। निशांत जी ये एक अलग विषय है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग छोड़ करके जा रहे हैं। आप सुन लीजिए ना, ये मुकुल राय जी टीएमसी से आए थे, टीएमसी में चले गए, कोई बात नहीं, हम उनको लेकर के कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। और भी बहुत सारे साथी इधर से उधर गए हैं और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन बिल्कुल हालांकि डिबेट का जयराम जी डिबेट का मुद्दा नहीं है। जयराम जी ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। गौरव जी आपके पास आना चाहूंगा। गौरव जी सीधा सवाल कि सुमित जी तो कह रहे हैं कि तैयारियां हो रही हैं, टीएमसी कह रही है तैयारियां हो रही हैं, प्रशांत किशोर इस रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं, आप कह रहे हैं कि कोई तैयारी नहीं है। देखिए प्रशांत किशोर जी ने खुद बोला कि वो तीसरे मोर्चे की सरकार से कोई उनका वास्ता नहीं है, ना वो तीसरे मोर्चे की सरकार को बीजेपी का विपक्ष मानते हैं कि जो 2024 में उसको टक्कर दे पाए। ये बात जरूर है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, उसके नेतृत्व में हम जरूर लड़ेंगे और बीजेपी की जो फांसीवादी ताकतें हैं उसको हराएंगे और सरकार बनाएंगे। बिल्कुल गौरव जी एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा। सीधे चलते हैं, गुपकार गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और फारूक अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यहाँ पे, और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे कि हमने वहां क्या किया, क्या कहा और उनका रद्द-ए-अमल क्या था। यही हमने आपसे कहना है। सर क्या आपका मोर्चा रहेगा जो 5 अगस्त से कब हमारे जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। क्या डॉक्टर साहब फ्रीक्वेंसी में हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। भैया एक आदमी पीछे तो बात करेगा। मीटिंग में जा रहे हैं सर, क्या सारे जितने भी लीडर्स हैं सारे जा रहे हैं? जिनको उन्होंने बुलाया है, महबूबा जी, मुझे, कारिगामी साहब को, और जिनको भी हम में से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। हमें उम्मीद है क्योंकि ये दावत जो है, ये दावत जो है ये लीडरों को अलग अलग मिली, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो इन सब लीडरों को अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये इंडिविजुअल लीडर्स हैं, इंडिविजुअल पार्टीज हैं, इनको भी वैसे ही दावतनामा आएगा जैसे हमें आया। डॉक्टर साहब क्या आपको कुछ मालूम है कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? जिनको इनविटेशन आई है क्या सभी लोग जा रहे हैं? और साथ साथ में ये भी यहाँ सब जा रहे हैं और आपको पूरा मैंडेट जो डॉक्टर साहब वहाँ बात करेंगे वो सबकी तरफ से होगी। मेरा जो देखिए, ये भी बात करेंगी अपनी तरफ से, मैं भी बात करूंगा। हमारा जो मौक़िफ़ है वो सबको मालूम है। ये भी हैं, ये भी जाएंगे, और कारिगामी साहब भी हैं। साहब क्या आपको ये पता, ये मालूम, ये जानकारी दी गई कि एजेंडा क्या रहेगा इस मीटिंग का? कोई भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं हुआ। वहाँ पे आप हर बात पे बोल सकते हैं। ये डॉक्टर इससे पूछ रहे हैं कि ये लोगों का एक फीडबैक है कि जो दिल्ली में मीटिंग होने वाली है जो उनकी चॉइस होगी वही होगा। ये सुनिए जरा, मैं इसमें एक गुजारिश कर लूंगा, आपके जो कंसर्न हैं और बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत लोगों के जो कंसर्न हैं, जो उम्मीदें हैं इस मीटिंग से, और हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। मैं एक गुजारिश, बोले प्लीज हैव सम पेशेंस। और क्योंकि एजेंडा नहीं है, जिन्होंने मीटिंग बुलाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, एजेंडा कोई
मुकर्रर है या नहीं, हमें इतला नहीं। और हमारा मौक़िफ़ जो है PAGD का, उसको हम दोहराएंगे उस बड़े ऐवान में, बड़ी लीडरशिप के सामने। वो हमें मौका मिला है, हम अपने आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं। हम एक मिनट प्लीज 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 नॉट वन वे, प्लीज लिसन टू अस। हमें वहां जाना है अपने अवाम की वकालतनामा लेकर। हम वकालत कर लेंगे उस अदालत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की तरफ से। वो वकालतनामा मिला है, आईन के अंदर जो हमें गारंटीज मिली हैं, पहले से ही हम उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपील कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि वो रिकंसिडर कर ले। महबूबा जी, पहले पूछना चाहूंगा कि आप देखिए, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं। आप जानते हैं मुफ्ती साहब हर बात शुरुआत करते थे डायलॉग से। नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये जरूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था। मगर इसका कतई मतलब नहीं कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा, हमारा यह ख्याल था कि अगर PAGD के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इनवाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपने एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। यहाँ गरीब लोग तंदा जमा करके साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों से या अपने लोगों से मिलने जाते हैं। अगस्त 5 की डिसीजन के हवाले से क्या उम्मीद है आपकी? हम कोशिश करेंगे कम से कम जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जैसे कैदियों की रिहाई है, हमारे लोग यहाँ मुसीबत में हैं, जिनका बहुत नुकसान हो गया 2019 के बाद, ट्रांसपोर्टर्स है, टूरिज्म है, बाकी है। मगर ये बातें बात की है। पहले हमारा, जैसे फारूक साहब ने कहा, जो हमारा पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। नहीं, मैंने कहा पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इनको करना चाहिए, जिनको यहाँ नहीं कर सकते कम से कम जम्मू कश्मीर शिफ्ट करें। मैं सफाई से एक बात कहना चाहता हूँ। जहाँ तक कैदियों का सवाल है, जैसा कि अभी आपने कहा इंजीनियर रशीद साहब हैं, क्या और भी लीडर है? अभी शबीर साहब बेचारा बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, और कई हमारे नौजवान जो हैं मुख्तलिफ जेलों में हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पार्लियामेंट मेंबर मसूदी साहब, इन्होंने भी वकालत की है पार्लियामेंट के अंदर भी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज हमें एक और मौका मिला है। सबसे पहले ये कि ये गलतफहमी ना हो कि उनका एजेंडा क्या होगा। हम वहां उस एजेंडे पर दस्तखत करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कौन सी तजवीज है, अगर वो हमारे हक में होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक में होगी, हम हाँ करेंगे। अगर वो हक में नहीं होगी, हम बरमला ना कर लेंगे। इसमें कोई गलतफहमी नहीं। लास्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप सब पूछना चाह रहे हैं, there can be no compromise on 370 and 35A. Thank you. Thank you. Okay, sir. Thank you, Dr. Saab. You're good. Sorry. Allah Hafiz. तो सीधे तौर पर आप सुन रहे थे गुपकार गठबंधन के नेताओं को, और इन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि हम
दिल्ली जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 370 और 35A पर कोई समझौता नहीं होगा। खैर, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि गुपकार गठबंधन ने दिल्ली जाना स्वीकार किया है और प्रधानमंत्री से डायलॉग करने की बात की है। अब वापस लौटते हैं अपनी डिबेट पर, मोर्चे पर तीसरा मोर्चा। सीधा चलते हैं, सबसे पहले गौरव जैन। गौरव भाई, आपसे सीधा सवाल मेरा यही था कि जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर तमाम तरह की बातें उठ रही हैं, आज कैप्टन साहब भी दिल्ली में हैं, आपके पंजाब के सबसे बड़े लीडर हैं और उनके दम पर वहां पर पंजाब की सरकार बनी थी, लेकिन अब कांग्रेस को, कांग्रेस तो छोड़िए विपक्ष नकार रहा है। आपको नहीं लगता है कि आत्ममंथन की जरूरत है? आपके नेताओं ने एक पत्र भी लिखा था, हालांकि उस पत्र को भी हाशिए पर डाल दिया गया। कोई नकार रहा है, बल्कि कांग्रेस आप समझिए जहां जहां पर दूसरे जो लोग थे उनको समझ में आ गया भाजपा के कितने सारे अलाइज थे जो हमारे साथ मुल्क के हाथ अब मिला रहे हैं और सरकार बना रहे हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे झारखंड में उनके लोग हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, तो तमाम ऐसे लोग, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जो भाजपा है वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। आप देखिए वहां पर इतने सारे लोग हैं जो भाजपा छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। कर्नाटका में आप देखिए पूरे में दो फाड़ हो रखी है पार्टी उनकी, एक तरफ येदियुरप्पा जी का ग्रुप है, एक तरफ कोई और का ग्रुप है। तो जो पार्टी है, जो गुजराती जो चला रहे हैं वहां पर, उससे पूरा देश उनके सामने आ चुका है किस प्रकार से उनके क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त और कुछ बिजनेसमैन और सिर्फ दो लोग पूरी पार्टी और पूरा देश चलाना चाहते हैं। लेकिन गौरव भाई, बीजेपी के चिंतन से ज्यादा आत्मचिंतन जरूरी है ना। बीजेपी तो फिर भी केंद्र में सत्ता में है और कई राज्यों में सरकार बनाने में सफल हो रही है। खैर, सुमित जी, सीधा सवाल आपसे, आप क्या ममता बनर्जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा या शरद पवार? देखिए, सब लोग मिलकर के तय करेंगे निशांत भाई कि किसका नाम आगे आएगा। अगर सबको लगता है माननीय ममता दीदी जिस तरीके से तीसरी बार सीएम बनी है, सक्षम है माननीय मोदी जी को रोकने में, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी को आप लोग क्यों नकार रहे हैं? ठीक है, नहीं, हम लोग नकार नहीं है। देखिए, जिस तरीके से 2014 में, 2019 में कांग्रेस पार्टी विफल रही माननीय मोदी जी को रोकने के लिए, तो हो सकता है 2024 में हम लोग रोक दें माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से। लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में काफी फर्क होता है सुमित भाई। विधानसभा निशांत भाई देखिए, होता है, पर आज जिस तरीके के हालात बने हुए हैं देश के अंदर, महंगाई से लोग त्रस्त हैं और कोरोना कोविड महामारी से लोग त्रस्त हैं, ऑक्सीजन नहीं मिली, देश में कितने लोगों की मृत्यु हो गई, ये सभी को देखना चाहिए। मोदी जी को चुनाव व्यस्त था, चुनाव जरूरी था। हम लोगों ने भी कहा था कि भाई चुनाव मत कराओ, पहले कोरोना कोविड महामारी से निपट लो, पर नहीं, इन्होंने नहीं सुना। आज देश का हाल क्या कर रखा है। बिल्कुल सुमित जी, सुमित जी, गौरव जी और जयराम जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और मोर्चे पर तीसरा मोर्चा कितना कामयाब होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों में एक तरीके का उत्साह होता है और ऐसा ही उत्साह एक समय जयललिता की सरकार में देखा गया था, जब उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री का चेहरा बताया था तो 39 में से 36 लोकसभा की सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि ममता बनर्जी और शरद पवार इस करिश्मे को दोहरा पाते हैं या नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलहाल अगर बात की जाए तो इस समय देश में उनको टक्कर देने के लिए विपक्ष को कड़ी मेहनत करनी होगी। इस खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।